नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। खबर उदयपुर से है, जहां आग का तांडव देखने को मिला है। यह बड़ी खबर उदयपुर से, जहां आग का तांडव देखने को मिला है। और आपको बता दें, स्लीपर कोच में यहां आग लगी है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। बस सवार सभी यात्री समय रहते बाहर निकल आए। नेपाल बॉर्डर से उदयपुर की ओर यह बस आ रही थी। सुखेर थाना इलाके के अंबेरी पुलिया के पास की यह घटना। एक बड़ी खबर आपको बता दें, रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 12 में यहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रॉले और ट्रैक्टर ट्रॉली में भिड़ंत हुई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। नेशनल हाईवे 27 पर निर्माणाधीन जैन तीर्थ के सामने यह हादसा हुआ। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़ गए। विपिन, क्या जानकारी हादसे को लेकर? बिल्कुल अभिषेक, ये भीषण सड़क हादसा जो था, इसमें अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं जो है 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल है। घायलों में जो है बच्चे, महिला और पुरुष तीनों ही शामिल है। ये सभी लोग 12 खैर के सदर थाना क्षेत्र के जो है बटावदा गांव में एक शादी समारोह में भाग लेने आए हुए थे। जहां से ये शादी समारोह में भाग लेकर वापस बेंगनी होते हुए अंतर थाना क्षेत्र के हनुवत खेड़ा लौट रहे थे। तो रास्ते में पेट्रोल पंप पड़ता है, तो दूसरी तरफ था पेट्रोल पंप। वहां पर एक अवैध रूप से हाईवे पर कट बनाया हुआ है। जैन तीर्थ के सामने की घटना है। वहां पर एक कट बना हुआ था पेट्रोल पंप जाने के लिए। उसी कट से मुड़ने के लिए ये लोगों ने ट्रैक्टर को धीरे किया था। इसी दौरान पीछे से एक ट्रैक्टरों भरा ट्रेलर आ रहा था, जो अचानक इस ट्रैक्टर को रुकने की वजह से पीछे से जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी अभिषेक, जो ट्रॉली है वो 15 फीट करीबन खिसकती गई है। अंदर जो लोग थे वो 20-20, 30-30 फीट दूर उछल कर गिरे हैं। कुछ लोग जो है ट्रेलर की चपेट में आए, जो घसीटते हुए 50 फीट चले गए। मतलब मौके पे हर और खून से लथपथ घायल पड़े हुए थे। मंजर जो था वो बड़ा भयानक भयावह मंजर था, जो कोई भी देख रहा था वो सिहर उठा था। हालांकि बाद में जब राहगीरों ने इतने भयानक मंजर की सूचना एम्बुलेंस को दी, मौके पर 3 एम्बुलेंस भेजे। करीबन 2 दर्जन से ज्यादा घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ पर 3 महिला समेत 1 पुरुष को इन्होंने मृत घोषित कर दिया चिकित्सकों ने। और बाकी जो है करीब 13 घायलों का अभी भी इलाज जारी है। और कुछ को बिल्कुल विपिन, तो इन तस्वीरों को देख करके भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हादसा कितना भीषण रहा होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका विपिन, तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रीट परीक्षा पेपर लीक मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर। जयपुर एसओजी की 2 टीमों का भीनमाल और सांचौर में डेरा। रीट पेपर लीक प्रकरण से जुड़े आरोपियों की गिरफ्तारी की बड़ी प्लानिंग है। चितलवाना इलाके में एक तस्कर की शादी में आरोपियों के आने की सूचना थी। 2 दिनों से एसओजी की टीम आरोपियों की तलाश में जुटी है। जिले के कई थानों में टीम लगातार दबिश दे रही है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी श्याम हमारे साथ जुड़ गए। श्याम, क्या जानकारी? एसओजी की टीम कैंप कर रही है जालोर में। है श्याम से अभी संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन यह बड़ी खबर आपको बता दें, एसओजी की टीम लगातार जालोर में बनी हुई है। पेपर लीक मामले से जुड़े आरोपियों की गिरफ्तारी की बड़ी प्लानिंग है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गहलोत कैबिनेट की आज बेहद अहम बैठक होने वाली है। शाम 5 बजे यह कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद 5:30 बजे मंत्रिपरिषद की भी बैठक होगी। कांग्रेस के नव संकल्प शिविर को लेकर बैठक में चर्चा संभव है। इसके अलावा कानून व्यवस्था, सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं पर भी चर्चा संभव है। साथ ही कोरोना के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के भी चर्चा हो सकती है। रोहित जोशी प्रकरण पर भी चर्चा हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं अमन चोपड़ा मामले की। कटारिया ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सीएम और कांग्रेस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सिर्फ बात करते हैं, लेकिन हकीकत विपरीत है।
सीएम गहलोत को जवाब देना चाहिए, पत्रकार को हाईकोर्ट की शरण आखिरकार क्यों लेनी पड़ी। पत्रकारों पर जिस प्रकार की घटनाएं होती है, सरकार जिस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करती है वो जग जाहिर है। इस पत्रकार ने भी कुछ ऐसी न्यूज़ देने का प्रयास किया होगा जिससे कांग्रेस हिट होती है और उसके कारण से उस पर मुकदमा करके अपने पुलिस के बल पर गिरफ्तार करने का प्रयास किया। ये तो ठीक है कि कोर्ट ने इसकी मदद कर दी। इसका मतलब सारा केस समझने के बाद ये लगता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस में इस चौथे पाए की जो बातें करने के लिए कुछ और होती है, लेकिन हकीकत में कुछ विपरीत दिख रहा है। वहीं अमन चोपड़ा मामले में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। मेघवाल ने ट्वीट कर लिखा कि गहलोत सरकार के तानाशाह राज में राजस्थान पुलिस का न्यूज 18 के पत्रकार अमन चोपड़ा के हाईकोर्ट से गिरफ्तारी के रोक के आदेश के बावजूद भी घर पहुंचकर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कुचलने हेतु किया गया कुत्सित प्रयास बेहद निंदनीय है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अमन चोपड़ा मामले में ट्वीट कर सवाल उठाए। शहजाद ने लिखा है, सीएम गहलोत ने एक सवाल के जवाब में कहा, कानून अपना काम करेगा, हम कभी नहीं चाहेंगे फेक एनकाउंटर हो, फर्जी मुठभेड़। क्या यह खुली और परेशान करने वाली धमकी नहीं है? वहीं आपको बता दें, बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने भी अमन केस में सरकार से सवाल पूछे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने ट्वीट किया और लिखा कि अमन चोपड़ा के केस में हाईकोर्ट का स्टे मिलने के बावजूद पुलिस दबिश क्यों दे रही है। गहलोत जी का जवाब देखिए, कानून अपना काम करेगा, हम कभी नहीं चाहेंगे फेक एनकाउंटर हो। मतलब ये सवाल पूछा है लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने। वहीं आपको बता दें, पत्रकार अमन चोपड़ा मामले में आज सुनवाई होनी है। अमन चोपड़ा की याचिका पर आज सुनवाई है। जोधपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में जस्टिस दिनेश मेहता की कोर्ट में सुनवाई होगी। पूरकवाद सूची में क्रम संख्या 167 पर सूचीबद्ध है मामला। आज का दिन मामले को लेकर बेहद महत्वपूर्ण है। तो अमन चोपड़ा की याचिका पर आज सुनवाई होगी जोधपुर हाईकोर्ट में। चंद्रशेखर हमारे सहयोगी और अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, इस वक्त क्या अपडेट आपके पास? देखिए अभिषेक, अगर बात करें तो अमन चोपड़ा की याचिका जो है पूरकवाद सूची में 167 नंबर जो है क्रम संख्या पर सूचीबद्ध की गई है। कोर्ट में जो है सुनवाई शुरू हो चुकी है और अभी जो है अगर बात करें तो 160 नंबर जो सूचीबद्ध मामला है उसकी सुनवाई चल रही है। तो 7 नंबर बाद जो है अभिषेक, अगर बात करें तो अमन चोपड़ा की सुनवाई होगी। करीबन ये माना जा रहा है 20 से 25 मिनट के अंदर जो है सुनवाई शुरू होने की, जो इस मामले में सुनवाई शुरू होने की संभावना बताई जा रही है। जी अभिषेक। चंद्रशेखर, जो अधिवक्ता लोग हैं वो सभी पहुंच चुके हैं? देखिए अगर बात करें तो सरकार के अधिवक्ता और अमन चोपड़ा के अधिवक्ता सभी कोर्ट में मौजूद है। सभी को इंतजार है कि कब उनका सूचीबद्ध मामला जो है उसका नंबर आए और मामले में सुनवाई शुरू। और सबसे बड़ी बात अगर करें तो आज का दिन जो है इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से जो अधिवक्ता की ओर से विविध आपराधिक याचिका 482 पेश की गई और उसके जरिए जो है ऐसी याचिकाओं पर जो दो अन्य मामले वहां पर जयपुर में उनको राहत मिली थी और कोर्ट ने जो है इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। अब देखने वाली बात है कि आज यहाँ जोधपुर हाईकोर्ट में जो है डूंगरपुर वाले मामले में कोर्ट का क्या रुख रहता है, इसको लेकर जो है पूरे देश भर की निगाह के साथ जो सभी लोग हैं उनकी निगाह जो है कोर्ट की तरफ है। जी, तो अगर संभव है आपकी बात अगर हुई हो अधिवक्ताओं से, वो क्या उम्मीद जता रहे हैं? क्योंकि 2 जो मामले रहे हैं
जयपुर हाईकोर्ट से जैसे राहत मिली, तो क्या उसे नजीर बना करके पेश किया जाएगा? उस बिना पर भी राहत मिल सकती है अमन चोपड़ा को? देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो जिस प्रकार से इस तरह के मामले हैं और विविध आपराधिक याचिका 482 पेश करके जिस प्रकार से जो जयपुर में नजीरें पेश की गई थी, सुप्रीम कोर्ट की जो नजीरें थी, जिनमें अर्नब गोस्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया की बात करें, बाबूभाई वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात की बात करें, तो इस तरह के कई ऐसे मामले जिनमें जो है सुप्रीम कोर्ट की जो फैसले हैं उनको नजीर बनाकर जयपुर से राहत मिली थी। और अब अमन चोपड़ा के पास एक और प्लस पॉइंट ये रह गया कि जयपुर में जो 2 आदेश पारित किए गए जिनमें गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है, वो भी जो है एक न्यायिक नजीर के रूप में यहाँ पे जयपुर में पेश की जाएगी और कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ से भी उन्हें राहत मिल सकती है। जी चलिए चंद्रशेखर, तो आप नजर बना करके रखिए, आगे जैसे और भी अपडेट्स आते हैं वो आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं बात करें महेश जोशी के बेटे की, तो बेटे के ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगा है और 0 एफआईआर जो है वो अब रेगुलर एफआईआर में बदली गई है। रेगुलर एफआईआर की जांच भी शुरू हो गई है। दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुश्किल में महेश जोशी के बेटे रोहित नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। 0 एफआईआर दर्ज की गई थी दिल्ली में, जो अब रेगुलर एफआईआर में तब्दील हो गई है और जांच भी उसकी शुरू हो गई है। जलदाय मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर लगे रेप के आरोप के बाद प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष हमलावर है, तो कांग्रेस का कहना है कि एफआईआर दर्ज हो जाने मात्र से कोई अपराधी नहीं हो जाता, लेकिन दोषी पाए जाने पर कार्रवाई जरूर होगी। अब इस मामले की दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। देखिए पूरा मामला है। माननीय विधायकों की और माननीय मंत्रियों की परिजनों का, बेटों का भी इतना हौसला बुलंद हो गया है कि वो स्वयं भी सामूहिक बलात्कार करने। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर घिरी सरकार पर बीजेपी का ये सबसे गंभीर आरोप है, क्योंकि यह मामला राजस्थान सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री से जुड़ा है। जलदाय मंत्री महेश जोशी के बेटे पर रेप के आरोप ने प्रदेश की सियासत में उबाल ला दिया है। बीजेपी हमलावर है तो कांग्रेस भी पलटवार कर रही है। आज एफआईआर करने मात्र से कोई दोषी नहीं हो जाता। अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मंत्री का बेटा हो चाहे वो मेरा बेटा हो, अगर वो दोषी पाया जाता है तो कांग्रेस पार्टी 100% कार्रवाई करेगी। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है। मामला सरकार के वरिष्ठ मंत्री का है, तो इसे लेकर सीएम से भी सवाल पूछे गए। अभी तो मैंने न्यूज पढ़ी है, तो जानकारी प्राप्त कर रही एक्चुअल में क्या घटना हुई है। अभी तो तफ्तीश जब चलती है तो पहले तफ्तीश सामने शख्स आएंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये मामला। मंत्री महेश जोशी के बेटे के खिलाफ दिल्ली में रेप का केस दर्ज हुआ है। जलदाय मंत्री महेश जोशी का बेटा है रोहित जोशी। दिल्ली पुलिस ने सवाई माधोपुर पुलिस को रोहित जोशी का मामला सौंपा। रोहित के खिलाफ दिल्ली के सदर थाने में दर्ज हुई थी शिकायत। शुरुआती तफ्तीश के आधार पर दर्ज हुआ मामला। रोहित जोशी पर जबरन सेक्स, धमकी देने, गर्भपात करवाने के आरोप में केस दर्ज हुआ है। जबरन अप्राकृतिक सेक्स करने, जान से मारने की धमकी के भी आरोप है। वहीं इस पूरे मामले पर महेश जोशी ने भी अपनी सफाई दी है। मैं चाहता हूं कोई एफआईआर अगर दर्ज होगी तो पुलिस इसकी निष्पक्षता के साथ में, गहराई के साथ में, सख्ती के साथ में जांच करे, सच्चाई को सामने लाए। मैं पूरे जीवन सत्य और न्याय के साथ रहा हूँ। इस मामले में भी और आगे भी किसी मामले में मैं उसी पक्ष के साथ रहूँगा जो न्याय पर सत्य का है। पीड़ित लड़की ने रोहित के खिलाफ राजनीतिक रसूख दिखाने के आरोप भी लगाए हैं और इसी डर से उसने दिल्ली में रोहित के खिलाफ केस दर्ज करवाया, जहां पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज कर उसे सवाई माधोपुर एसपी को केस ट्रांसफर किया है। इससे पहले कांग्रेस के ही एक और विधायक जौहरी लाल मीणा के बेटे के खिलाफ भी
रेप के आरोप लग चुके हैं। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, राजस्थान। राजस्थान के रोहित जोशी मामले में दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए उस मामले को दर्ज कर लिया है। इस मामले में पहले 0 एफआईआर दर्ज किया गया था और चर्चा चल रही थी कि इस मामले को वापस सवाई माधोपुर जो थाना की जो पुलिस है बकायदा वहां भेजा जाएगा और वो वहां की पुलिस इस मामले की तफ्तीश करेगी। लेकिन जिस तरह से इस मामले की गंभीरता को देखा गया, जिस तरह से इस मामले में पीड़िता का बयान 164 के तहत बकायदा बयान जब दर्ज हुआ तो उसके बाद देखा गया कि इस मामले में दिल्ली में इस केस की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उसके बाद सदर बाजार थाना की पुलिस इस मामले को दर्ज करके अब इस मामले में आगे की तफ्तीश के लिए जुट गई है। इस मामले पर दिल्ली पुलिस के अगर सूत्रों की माने तो जल्द ही इस मामले में जो मुख्य आरोपी है रोहित जोशी को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा जाएगा। उसके बाद राजस्थान से उसे दिल्ली बुलाया जाएगा और दिल्ली में उससे पूछताछ की जाएगी। जिस तरह से आरोप की बात करें, पीड़िता ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें कि नशे के दौरान उसके साथ में दुष्कर्म करने का मामला, इसके साथ ही ब्लैकमेलिंग का मामला वो भी दर्ज कराया गया। इसके साथ ही अप्राकृतिक तौर पर यौन संबंध बनाने का जिस तरह से आरोप लगा है, इन तमाम मामलों पर की गंभीरता को देखते हुए उससे पूछताछ की जाएगी। जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा बढ़ता जाएगा, निश्चित तौर पर कई आरोपियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जिसमें कि मुख्य तौर पर रोहित जोशी जो है उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो देखना लाजमी होगा कि इस मामले में अगली पूछताछ रोहित जोशी से कब होती है। निश्चित तौर पे इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जल्द ही रोहित जोशी को पूछताछ का नोटिस भेज सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव वर्मा के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। बीजेपी के कुछ और नेताओं ने महेश जोशी के बेटे पर रेप मामले में सरकार को जमकर घेरा कि ये तुष्टीकरण की नीति के कारण जगह जगह ये घटनाएं हो रही है और राजस्थान बदनाम हो रहा है। इसके साथ ये जो घटना जुड़ती है, थानागाजी से लेकर के गैंग रेप से लेकर के लगातार जुड़ती है। अभी मंत्री पुत्र पे जो आरोप लगा वही राजस्थान को शर्मसार करने वाली घटना है। और इस प्रकार की बातों पर साबित हो गया कि इस कांग्रेस संस्कृति में मतलब इस प्रकार की घटना होना कोई बहुत ज़्यादा मतलब चौंकाने वाली नहीं है। ये परिपाटी सी बन गई है और राजस्थान का मुख्यमंत्री बिल्कुल मौन इसलिए है कि उसको अपनी सरकार बचा के चलानी है। इस सरकार बचाने के चक्कर में कितनी असहायों के साथ में ये दर्दनाक घटनाएं होती रहेगी और राजस्थान टुकुर टुकुर देखता रहेगा। जिस तरीके से माननीय मंत्री साहब के बेटे पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं रेप का, धमकाने का, तो मैं कहना चाहती हूँ कि इस तरीके से जो आरोप लगाए जा रहे हैं तो इनके बेटों को भी खुली छूट दी जा रही है और इनके मंत्री और विधायक ऐसा कोई दिन नहीं है जो टीवी और अखबारों पर नहीं आया हो। तो मैं कहना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपनी कुर्सी का लालच छोड़िए और हमारी बहन बेटी की जो आबरू है उसको बचाने के लिए कुछ आप फैसला लीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं, जनता सड़क पर खड़ी होकर के आपको जवाब देने के लिए तैयार रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, उदयपुर में ग्रामीणों ने हथियारबंद बदमाश को पकड़ लिया। कड़िया गांव में ग्रामीण रात्रि गश्त कर रहे थे। लंबे समय से चोरों से ग्रामीण परेशान थे। 2 बाइक पर सवार होकर आधा दर्जन बदमाश आए थे। गोगुंदा थाना इलाके का ये मामला, जहां पर लोगों ने धर दबोचा बदमाशों को। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।